हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस ऑब्जेक्टिव सेशन वीडियो में यूटेडिया के इस विशेष वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर इस चैप्टर को कहते हैं आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। इस चैप्टर के 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उस दोनों वीडियोस की मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, उसे आप ध्यान से देख लें। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव्स को बनाएं। उम्मीद करते हैं वो वीडियोस आपने देख लिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से इसके लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, इसे देख लें और फिर इस ऑब्जेक्टिव सेशन को बनाएं। फिर देखिए कितना मज़ा आता है और कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? परमानेंट सेटलमेंट के नाम से इसे जानते थे। इसे इस्तिमारारी बंदोबस्त और ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। और इससे जुड़े हुए जो ऑप्शन है उसे ध्यान से देखिए। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया जाता था, ग्रामीण समुदाय के साथ किया जाता था, मुकद्दमों के साथ किया जाता था, या किसानों के साथ किया जाता था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जमींदारों के साथ किया जाता था। इसके संबंध में आपको पता होगा कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो 11 में से 10 भाग होता था वो कंपनी को दिया जाता था और 1 भाग होता था वो जमींदार खुद रखते थे। ऐसे में इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में जो मूल रूप से किसानों से कर वसूलने का काम करते थे वे जमींदार ही करते थे। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी टॉमस मुनरो द्वारा, मार्टिन बर्ड द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा और लॉर्ड डलहौजी द्वारा। यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा ध्यान से तो आपको याद होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने लागू किया था। हालांकि प्रायोगिक रूप से इसे पहले रीड ने लागू किया था, लेकिन चूंकि ऑप्शन में यहाँ पर टॉमस मुनरो है सही उत्तर। यदि रीड एवं मुनरो दोनों होते तो दोनों उत्तर हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन के अनुसार चुनने हैं, ऐसे में टॉमस मुनरो इसका सही उत्तर होगा। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? ऐसे आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान उद्योगों का पूर्णतः विकास नहीं हुआ था, बल्कि उद्योगों का पतन हुआ था। तो इस संबंध में हम ऑप्शन के ऊपर आते हैं। पहला ऑप्शन है भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो भारी उद्योग तो कमी थे, सही बात है, लेकिन उसके बदले में उद्योग लगाने की बात की जा रही है, ना कि ये उद्योग कम थे इसीलिए कम रह गए। दूसरा, विदेशी पूंजी की कमी। विदेशी पूंजी की कमी नहीं थी, बड़ी मात्रा में विदेशियों ने हमारे यहाँ धन लगाया था। प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं थी, क्योंकि वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि भारत में खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। वास्तव में इसका सही आंसर होगा धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करना। जितने भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पैसे लगाए या धनी वर्ग ने पैसे लगाए, वास्तव में उन्होंने बागान में, रेल में, बैंकिंग व्यवस्था में पैसे लगाए। अधिकांश लोगों ने इस क्षेत्र में ही भू संपत्ति से जुड़े हुए क्षेत्र में निवेश किया, उद्योगों में निवेश नहीं किया। यही कारण है कि भारी उद्योग भारत में नहीं लग सके। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू व्यवस्था स्थापित की थी? तो जो भू राजस्व की अस्थायी व्यवस्था थी, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, उसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने 1793 में इसे लागू किया था। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक आपने कई बार चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के माध्यम से ही पहली बार जो है धन के निष्कासन सिद्धांत को जो है उजागर करने का प्रयास किया गया था। तो रमेश चंद्र, गोपाल कृष्ण गोखले, अमर्त्य कुमार सेन, दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने
इस बुक को लिखा था और पहली बार इस बुक के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय आय की गणना और प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का प्रयास उन्होंने किया था। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे? किन्होंने उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की? दैट मीन्स कि ब्रिटिश की जो वो इकोनॉमिकल पॉलिसी थी उसका किसने आलोचना किया था? तो ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसी की आलोचना करने वालों में दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। ऑप्शन के हिसाब से चले तो केवल एक एवं दो एवं तीन, 1, 2, 3। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1, 2, 3। इन तीनों ने ही ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना की थी। इसमें दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त ने तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत को ही बहुत आलोचना की दृष्टि से देखा। अब आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? अब यहाँ बात वही आती है जो हमने पीछे भी चर्चा की, अर्थव्यवस्था को खोखला करना। किसी अर्थव्यवस्था के खोखला होने से तात्पर्य है वहाँ से पूंजी एवं संसाधनों का अभाव हो जाना। और ब्रिटिश की जो प्रारंभिक नीति थी उसमें भारतीय पूंजी और भारतीय संसाधनों को पूरी तरह से लूट कर ब्रिटेन ले जाने की नीति अपनाई गई। इस नीति को भारत से धन निष्कासन, धन का बहिर्गमन, भारत से धन का पलायन और ड्रेन थ्योरी जैसे नामों से जाना जाता है। अगर ध्यान से देखें तो इस पर सबसे पहले विचार जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इस संबंध में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय बहुत बाद में आते हैं और इस संबंध में विचार भी अधिक नहीं देते हैं। ऐसे में इस प्रश्न का सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौना कह करके किसने संबोधित किया था? चूंकि उनकी आर्थिक नीति वास्तव में यहाँ से एक प्रकार की शोषणकारी नीति थी, ऐसे में किसने उसे घिनौना नीति कह करके संबोधित किया? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। इसका जो सही उत्तर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश की इस नीति को घिनौनी नीति कह करके संबोधित किया। वहीं दादा भाई नौरोजी ने इस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये दोनों प्रश्न में आते हैं। अब आते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था अभी हम लोगों ने देखा रीड और मुनरो द्वारा यह स्थापित की गई व्यवस्था थी। भारत के किस क्षेत्र में स्थापित की गई? तो ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो वास्तव में होगा, दो उत्तर होंगे इसमें, जैसा कि इसमें है सर्वप्रथम आरंभ करने की बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी। हालांकि बाद में इसे बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था और भारत के कुल भूमि का जो ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में थे उसके 51% भाग में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। चूंकि इसमें सर्वप्रथम पूछा जा रहा है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, मद्रास प्रेसिडेंसी। अब आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हॉल्ट मैकेंजी का भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। अब हॉल्ट मैकेंजी ने किस भू राजस्व बंदोबस्त को लागू करने के संबंध में सुझाव दिए थे? ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को ध्यान से तो आपको याद होगा कि हॉल्ट मैकेंजी जो है और बर्ड, ये दोनों का संबंध था महालवारी व्यवस्था से। तो ऐसे में हॉल्ट मैकेंजी के बारे में पूछा जा रहा है तो यह महालवारी बंदोबस्त है जो भारत के लगभग 30% ब्रिटिश क्षेत्र में इसे अपनाया गया था। तो हॉल्ट मैकेंजी का संबंध जो है महालवारी बंदोबस्त है। अब आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था? अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू पूछा जा रहा है। अभी हमने पीछे चर्चा किया था कि मद्रास में इसे पहली बार लागू किया गया। ऑप्शन ध्यान से देखें, बम्बई, मद्रास, कोलकाता, ए तथा बी। कोलकाता में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था और मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी। ऐसे में कोलकाता नहीं होगा
और चौथा ऑप्शन है ए एवं बी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तथा बी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। अब आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, मिलान करें, मैच करना है इन चीनों में। पहला है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा है महालवारी बंदोबस्त और तीसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसे मिलान करना है कि किसे किस वर्ष में लागू किया गया। अगर बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त की, तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया। बात करते हैं महालवारी बंदोबस्त की, तो हॉल्ट मैकेंजी और बाद में बर्ड द्वारा इसे 1819 में लागू किया गया। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो इसे मुनरो द्वारा 1820 में लागू किया गया था। हालांकि इसका पहला प्रयोग रीड द्वारा वह काफ़ी पहले 1792 में ही किया गया था। लेकिन चूंकि यहाँ पूछा गया है रैयतवाड़ी बंदोबस्त मूल रूप से कब लागू हुआ था, तो ऐसे में ये ऑप्शन हमारे सामने है, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुनरो द्वारा 1820 में पहली बार मद्रास में लागू किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, और ना ही केवल समझ में आ रहे होंगे बल्कि आपको अभी तक याद होंगे अगर आपने अच्छे से उस वीडियो को ध्यान से देखा था। अब आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थाई बंदोबस्त के विषय में गलत है। अब अस्थाई बंदोबस्त मैंने कई बार बता दिया है कि कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था और बंगाल के क्षेत्र में, विशेष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। तो क्या थे इससे जुड़े हुए पॉइंट्स, चलिए आते हैं। इसके अंतर्गत समूचे भारत के क्षेत्रफल के 19% भाग को शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है, इसके 19% भाग शामिल थे। इसके अंतर्गत लगान का 10/11 भाग कंपनी को दिया जाना था, ये भी सही है। इसे सूर्यास्त कानून से जोड़ दिया गया था, ये भी सही है, क्योंकि बाद में इसमें सूर्यास्त कानून को जोड़ा गया था और जिसके तहत कोई जमींदार एक उक्त तिथि के सूर्यास्त तक यदि लगान की पूर्ति नहीं करते थे तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। और लास्ट है, इसके अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र आते थे। यहीं पे एक छोटा सा सिली मिस्टेक दिखाया जा रहा है कि बिहार और बंगाल में तो इसे लागू किया गया था, लेकिन असम में नहीं। असम में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो थोड़ा सा बारीक है। बिहार और पश्चिम बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जरूर लागू थे, लेकिन असम में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किए गए थे। अब आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। महालवारी व्यवस्था का अर्थ है, कंपनी सीधे किसानों से ऋण कर लेगी, कंपनी पूरे गांव से कर लेती थी, कंपनी जमींदारों द्वारा वसूलती थी, इनमें से कोई नहीं। तो बात यहाँ ध्यान से देखने की है, जब कंपनी किसानों से ऋण लेती थी तो उसे कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि किसानों को रैयत कहा जाता था। कंपनी जब जमींदारों से वसूलती थी तो उसे कहा जाता है अस्थाई व्यवस्था। चूंकि कंपनी जब पूरे गांव अर्थात महाल से एक साथ कर वसूलती थी और उस गांव के जो भी मुखिया होते थे उन्हें कर की जिम्मेदारी दी जाती थी, ऐसे व्यवस्था को ही महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हॉल्ट मैकेंजी और बर्ड ने स्टार्ट किया था। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा, महालवाड़ी व्यवस्था का अर्थ है कंपनी पूरे गांव से कर लेती थी। अब आ जाइए 15वें प्रश्न की ओर। किस समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अब समितियां इसलिए बनी, रेल जब हमारे यहाँ 1853 में पहली बार रेल शुरू हुई थी तो रेल धीरे धीरे करके इतनी पहुंच बना लेता है भारतीय इस व्यवस्था में कि उसके आकार को बढ़ाना पड़ता है, और आकार बढ़ाने के बाद उसकी बजट मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि 1924 में गठित एडवर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर जो है अलग से जो है एक रेल बजट पेश होना प्रारंभ होता है। तो कई बार ये प्रश्न आते हैं, हालांकि अभी वर्तमान में देखें तो रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया है, क्योंकि आम बजट का आंकड़ा आज रेल बजट से काफ़ी बढ़ गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे है कि किस कमेटी की अनुशंसा पर आम बजट को अलग किया गया था रेल बजट से, तो एडवर्थ कमेटी 1924। अब आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। प्रारंभ में रेल में निवेश पर न्यूनतम लाभ प्रतिशत तय किया गया था। प्रारंभ में यदि बात करें तो रेल में निवेश करने के लिए ब्रिटिशर्स को प्रोत्साहित करने के लिए ये कहा गया था कि वे निवेश करेंगे तो एक निश्चित लाभ जरूर दिया जाएगा।
और यह निश्चित लाभ की मात्रा तय की गई थी। ऑप्शन है 3%, 4%, 5% और 6%। तो यहाँ आपको याद ये रखना है कि निश्चित रूप से प्रारंभ में 5% जो है वह बढ़ा करके लाभ देने का तय किया गया था। अर्थात कोई ब्रिटिशर्स यदि 100 रुपये निवेश करता था रेल निर्माण में या रेल के विकास में भारत में, तो उसे एक वर्ष में 105 रुपये निश्चित रूप से दिए जाते थे। और यह इसी निवेश के लालच में जो है उन्होंने भारत में निवेश करना शुरू किया था। हालांकि बाद में इस निवेश के दर को कम किया गया था। तो यहाँ पर 5% निश्चित लाभ। अब आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या तात्पर्य है? परंपरागत कृषि, बाजार अनुरूप कृषि, कृषि और पशुपालन, इनमें से कोई नहीं। कृषि का वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण का मतलब होता है वैसी कृषि उत्पादों को उपजाना जिनकी मांग वाणिज्य की दृष्टि से अर्थात बाजार की दृष्टि से हो। अर्थात बाजार अनुरूप कृषि जैसे कपास, गन्ना, चाय, नील, ये ऐसे उत्पादन थे जिनकी मांग बाजार में थी और इसी उत्पादन को लागू करना बाजार अनुरूप कृषि अर्थात कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। अब आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? अब इस प्रश्न को भी मैंने इस वीडियो में बताया है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वास्तव में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई है। ऑप्शन है हमारे पास RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान, MN राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है RC दत्त। RC दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से जो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया सिद्धांत था धन का बहिर्गमन अर्थात धन का पलायन या धन का निष्कासन, ड्रेन थ्योरी, उसी विचार को जो है RC दत्त ने भी इस पुस्तक के माध्यम से सपोर्ट किया था। तो एक प्रश्न आता था कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किसने सपोर्ट किया है? तो सही उत्तर होगा RC दत्त। अब आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बने, तो पहले भारतीय के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि उनमें से कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य नहीं बने थे। बात करें दादा भाई नौरोजी की तो वे लिबरल पार्टी की ओर से मेंबर बने थे 1892 1892 में ये मेंबर बने थे और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर चुने गए थे। अब आते हैं 20वें प्रश्न की ओर जो हमारा अंतिम प्रश्न है। भारत में विऔद्योगीकरण के कारण थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या थे? भारतीय खरीदारों का पतन, मशीन से उत्पादन का बढ़ना, भारत में कच्चे माल का अभाव, इनमें से सभी। तो प्रश्न के अनुसार विऔद्योगीकरण अर्थात डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात उद्योगों का पतन क्यों हुआ? तो इसका कारण था कि भारत में खरीदार कम हो गए। जैसे बड़े बड़े रजवाड़े अब गरीब हो चुके थे, भारत के मजबूत किसान भी गरीबी की चंगुल में फंस चुके थे। ऐसे में उद्योग जो भारतीय उद्योग से तैयार माल था वे उसे खरीदने में असफल थे। दूसरी ओर मशीन से उत्पादन का बढ़ना, जो मशीन से उत्पादन की क्रिया थी, जो ब्रिटिश में मशीनों से द्वारा उत्पादित वस्तु भारत में आते थे उनकी तुलना में भारतीय वस्तु जो हाथों से निर्मित थे वो उतना सफल नहीं हो सके। तो यह कारण भी सही है। और भारत में कच्चे माल का अभाव, यहाँ भाव लिखा गया है, यहाँ अभाव होगा। वास्तव में भारतीय कच्चे माल का जो है वह व्यापार ब्रिटेन ले जाता था खुद यहाँ से उठा करके और तैयार माल भारत में लेकर के आते थे। ऐसे में भारत में जो कच्चे माल का अभाव हो गया था वह भी भारतीय उद्योगों के पतन के लिए एक प्रमुख कारण था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से सभी। अर्थात भारत में उद्योगों के पतन का मूल कारण कई रहे जिसमें खरीदारों का अभाव, भारत में संरक्षकों की कमी, मशीन के उत्पादन की तुलना में भारतीय उत्पादन का नहीं टिक पाना, कच्चे माल का अभाव हो जाना, ब्रिटेन में औद्योगिकरण की नीति आना, इन सभी कारणों से भारत में उद्योग का पतन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो चैप्टर आपने ब्रिटिश काल में आर्थिक नीति देखा
और इसका प्रभाव देखा, समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा और बड़े ही अच्छे तरीके से आपने इस पूरे चैप्टर पर अपना एक कमांड बना लिया होगा। तो हम यही आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को जुड़ सके और आपका एडुटेरिया फैमिली काफ़ी आगे बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।